तो सीआरपीसी की कहानी में आज एपिसोड 7 है ये। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि एफआईआर जब लिखा जाता है और एफआईआर जब दिया जाता है पुलिस को, तो पुलिस उसको लिखने के लिए बाध्य है। और एफआईआर कोई भी दे सकता है और पुलिस वाला खुद भी लिख सकता है। लेकिन एफआईआर जब भी दिया जाता है तो पुलिस द्वारा लिखा जाता है और इन्फॉर्मेंट को साइन करना होता है। जो भी सूचना देता है उसको साइन करना पड़ता है। अब इसी में एक सवाल आता है कि क्या एफआईआर वैसे जगह पे भी हो सकता है जहां अपराध नहीं हुआ हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे ही कहते हैं हम लोग जीरो एफआईआर। जब अपराध कहीं हुआ और आप अपराध की सूचना कहीं दे रहे हो। कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी समस्या भी पैदा करता है। क्योंकि अपराध यदि हुआ है, मान लीजिए अहमदाबाद में, और आप उसका रिपोर्ट लिखवा रहे हैं दिल्ली में, तो फिर दिल्ली के पुलिस को अहमदाबाद जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और अहमदाबाद में दिल्ली के पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, क्योंकि 173 में जो रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल होगा वहीं के कोर्ट में होगा। तो ये समस्या पैदा करता है। इसलिए जनरली इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। इस पर अभी न्यायालय का भी मत है, लेकिन मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये नैसर्गिक परेशानी को उत्पन्न करता है। अब इसी में एक और सवाल आता है। कई महिलाएं आती हैं और वो पूछती हैं कि यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है तो हम क्या करेंगे। तो महिलाएं भी पुलिस के पास जाएंगी, लेकिन महिलाओं का रपट, जो महिला वाले अपराध हैं, चाहे वो रेप से संबंधित अपराध हो, चाहे वो मोलेस्टेशन से संबंधित अपराध हो, इन प्रकार के अपराधों में महिला पुलिस कर्मी के पास रिपोर्ट लिखवाएगी या किसी महिला अधिकारी के पास। यानी उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन या स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में भी अपना रिपोर्ट दाखिल करा सकती है। वो भी मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 200 में जा सकती है। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन महिला यदि पुलिस के पास जाना चाहती है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर को अपना रिपोर्ट लिखवाएगी। यदि अपराध रेप वगैरह से संबंधित है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन ऑफिसर का कार्य होगा कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट कराए, उस विक्टिम का स्टेटमेंट कराएं। यदि वो महिला विक्टिम है तो, विक्टिम महिला है तो उसको स्टेटमेंट कराना है मैजिस्ट्रेट के सामने। तो महिलाओं के अपराध में ये है। अब जब ये एफआईआर रिकॉर्ड हो जाता है, एफआईआर की सूचना दे दी जाती है, पुलिस ने एफआईआर लिख लिया है, तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ेगी। तो जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ओर जाती है तो आपको मैं बताऊं कि पुलिस की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि वो मैजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट देते हैं। अब आप पूछेंगे अकरेंस रिपोर्ट में क्या देते हैं आप? तो अकरेंस रिपोर्ट में हम लोग मैजिस्ट्रेट को एफआईआर की कॉपी ही दे देते हैं, ताकि मैजिस्ट्रेट को पता हो, वहाँ के स्थानीय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पता हो जहाँ अपराध हुआ है और ऐसी घटना हुई और पुलिस उसमें अपना अन्वेषण शुरू करने जा रही है। पुलिस जब अपना अन्वेषण शुरू करेगी और अन्वेषण की ओर बढ़ेगी तो अब सवाल आएगा कि पुलिस क्या क्या करेगी। तो मैं आपको बताऊं, साधारण तौर पे आप भी जानते हो यदि आप किसी चीज़ की जांच करने जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जांच में सबसे पहले हम घटनास्थल पर जाते हैं, फिर हम वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, या जो अभियुक्त होता है जिसके खिलाफ अपराध का चार्ज लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है, उसको बुलाया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई होती है। साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, कई सारे एविडेंसेस। यदि स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर हुई तो स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी होगी। यदि किसी प्रकार का हत्या इत्यादि अपराध हुआ है तो उसमें जो हत्या में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसको भी रिकवर करते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। पुलिस उसमें घटनास्थल पर जाती है, उसका चित्र बनाती है, एक नक्शा बनाया जाता है, बहुत सारी रिकवरी होती है। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है जिसके तहत डिस्कवरी होती है। बहुत सारी कार्रवाई, फॉरेंसिक साइंस को आप इकट्ठा करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कार्रवाई होती है। आप जो घटनास्थल पर जाकर के भी जांच करते हैं, अन्य जगह भी जांच करते हैं। कॉन्स्पिरेसी है तो आप कई स्थानों पर विजिट करेंगे और ये सारी बातें मैं सर्वसाधारण को बताना चाहूंगा कि पुलिस को केस डायरी में लिखना होता है। एक केस डायरी बनती है, हर केस की एक डायरी बनती है और उस डायरी में पुलिस को ये बातें लिखनी होती है।
तो पुलिस अपनी केस डायरी में दिन प्रतिदिन जो भी कार्रवाई की, जिससे भी पूछताछ की, जो भी सूचना मिली, वो सारी चीज़ें लिखेगा। जो भी साक्ष्य इकट्ठे किए वो सारे लिखे जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, तो पुलिस को यदि लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमें करना चाहिए, तब तो वो इन्वेस्टिगेशन करके अपने वरीय पदाधिकारी को वो रिपोर्ट देगा। यदि लगता है कि इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं करना चाहिए, तो भी वो वरीय पदाधिकारी को जानकारी दे देगा। वरीय पदाधिकारी क्या करेगा, तो वरीय पदाधिकारी उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मैजिस्ट्रेट यहां पर खुद से भी इंक्वायरी कर सकता है, करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। अब आप पूछेंगे इन्वेस्टिगेशन और क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेशन में आगे और आप क्या करेंगे, तो आगे मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप लोगों को पूछताछ के लिए थाने भी बुला सकते हैं। पुलिस का ये अधिकार होता है कि वो लोगों को थाने बुला सकता है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, पूरे भारत की को ये जानकारी होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को। पुलिस महिला को, 60 साल से ज़्यादा वृद्ध को और 15 वर्ष की आयु से कम बच्चे को थाने नहीं बुला सकती है। ये पुलिस के अधिकार में नहीं आता है। कई बार ऐसी सूचना आती है मुझे भी कि पुलिस ने महिला को थाने पे बुला लिया है। तो ये सेंसिटाइजेशन की कमी के कारण होता है। पुलिस को शायद इस बात की जानकारी नहीं होती है। पुलिस अधिकारियों को भी ये जानना होगा, उनको भी ये समझना होगा कि वो सेक्शन 160 जो सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 है, आप यदि लॉ के विद्यार्थी हैं तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं सर्वसाधारण लोग सुन रहे हैं तो उनको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था है सीआरपीसी के सेक्शन 160 में कि 15 वर्ष से कम आयु का बालक, 60 साल से ज़्यादा आयु का वृद्ध और महिला को न्यायालय नहीं बुलाया जा सकता। आप उनके यहाँ जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ, जैसे आपने सुना वुमेन विक्टिम, वुमेन के खिलाफ अपराध हुआ है और वो डिसेबल्ड है, मेंटली अनसाउंड है, चैलेंज्ड है, मानसिक रूप से विकृत है या डिसेबल्ड है, किसी भी प्रकार से दिव्यांग है या जो भी ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति, उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका कर्तव्य होगा कि आप उस जगह जाएंगे जहां आपको सूचना के लिए बुलाया जा रहा है। आप थाने तो नहीं ही बुलाएंगे, आप बल्कि उनके घर पर विजिट करेंगे। पुलिस अधिकारी को वहां जाना होगा। और ऐसी परिस्थितियों में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी ताकि ये पता रहे साहब क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, आपने थाने पर तो लोगों को बुलाया, साक्ष्य इकट्ठे किए, महिला के अपराध के विषय में आप खुद गए, डिसेबल्ड और मेंटली अनसाउंड के पर्सन के केस में पुलिस खुद जाएगी, उसको जाना होगा घटनास्थल पर या विक्टिम के प्लेस पर और वहीं पूछताछ करनी होगी। आप न्यायालय नहीं बुला पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए, कई बार पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका कथन लेगी और लिखेगी। तो पुलिस जो ये कथन लेती है वो अपने केस डायरी में लिखती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस आपसे हस्ताक्षर नहीं करा पाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वो जो भी स्टेटमेंट लिखे, आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी आपको फेयर ट्रायल मिलेगा। पुलिस किसी भी प्रकार से आप पर दबाव बना करके कुछ भी स्टेटमेंट लेकर के आपके खिलाफ इस्तेमाल इसका नहीं कर पाएगी। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जो एफआईआर हमने लॉन्च की, हमने कहा एफआईआर लॉन्च होगा, पुलिस का कर्तव्य है, नहीं लॉन्च होगा, हम एसपी के पास जाएंगे, एसपी भी नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। मान लीजिए किसी के मन में सवाल आ जाए, साहब मैजिस्ट्रेट भी नहीं किया, अब क्या करेंगे? तो आपके पास उच्च न्यायालय है, आप रिवीजन में 401 में जा सकते हैं। आप 401 में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय के पास जाइए, भाई हमें एफआईआर कराना है। और यदि झूठा एफआईआर आपके खिलाफ हो गया है तो उसकी भी व्यवस्था इस सीआरपीसी में, आईपीसी में होती है। यदि मान लीजिए मेरे खिलाफ किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो उसके खिलाफ हम धारा 211 आईपीसी में एक केस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहां झूठा केस कोई करता, आप जान लीजिए 211 का केस बनेगा। यदि बहुत लोग झूठे केस फाइल करते हैं, उनको ये ध्यान से समझ लेना होगा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। और यदि आप करते हैं तो 211 धारा, ये पूरा भारत सुन ले, क्योंकि झूठे एफआईआर कराने की बहुत
प्रक्रिया चलती रहती है हमारे यहाँ। तो 211 आईपीसी में उसके खिलाफ हम जाएंगे और हम भी केस कर सकते हैं झूठा केस करने का। बात को ध्यान से समझिएगा। और एफआईआर गलत हुआ आपके खिलाफ तो आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर में भी जा सकते हैं, यानी आप उच्च न्यायालय में जाएं और उच्च न्यायालय से गुहार लगाएं कि साहब इस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, तो उसमें भी होगा। अच्छा ये बताइए कि एक पक्षकार ने एफआईआर कर दिया है, अब मैं दूसरा पक्षकार हूं, क्या मैं भी एफआईआर कर सकता हूं? तो यदि घटना दोनों तरफ हुई है ना, चोट दोनों ओर लगी है, अपराध दोनों ओर हुआ है, तो लॉ मना नहीं करता, आप भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं। क्रॉस एफआईआर, काउंटर एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर, ऐसी व्यवस्थाएं होती। अच्छा ये बताइए कि यदि घटना हुए बहुत दिन हो गया है तो क्या मैं अब नहीं, एफआईआर जल्द से जल्द करना चाहिए। देखिए एफआईआर का दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा। यदि आपके साथ कोई अपराध हुआ है, किसी भारतवासी के साथ अपराध हुआ है, आप ये ध्यान रखिए कि आपको तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, तुरंत मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। लेकिन यदि देरी हो गई है और देरी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका कारण बता सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। तो यदि कोई डिले है और वो एक्सप्लेन आप कर दे रहे हैं डिले को कि देरी हो गई, हम नहीं जा पाए, हम पुलिस, कैसे देरी हो सकती है? कई बार ऐसी बातें हो जाती है। सपोज करिए किसी की बच्ची के साथ रेप जैसा अपराध हुआ है, अब अभिभावक गार्जियन सोचता है करूं ना करूं, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कल की बिटिया की शादी का प्रश्न है, क्या करें? वहां पो में सोच विचार में कई दिन लग गए, अब जाकर के हमने केस फाइल किया। क्या ऐसी परिस्थिति में पुलिस कह सकती कि मैं आपका केस रजिस्टर नहीं करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकती। तो मेरा कहना है कि एफआईआर जब भी आप दर्ज करें तो तुरंत करें। लेकिन सपोज करिए लेट हो गया है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं, बट ये डिले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा न्यायालय में, डिले हुआ क्यों। यदि डिले एक्सप्लेन्ड है, न्यायालय संतुष्ट है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो एफआईआर मल्टीपल और डबल भी हो सकता है, एफआईआर करने में डिले भी हो सकता है। लेकिन एफआईआर आप जब भी करें, आप ये ध्यान रखें कि आपकी सूचना जो है क्लियर होनी चाहिए, डिटेल्ड सूचना होने की जरूरत नहीं है। एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, हमें ना संक्षिप्त सूचना ही देनी है, साहब यहाँ फला फला जगह ये अपराध हुआ है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें संज्ञेय अपराध पर लक्षित होना चाहिए और तीव्रता से एफआईआर किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के इन प्रश्नों में आप वुमेन के खिलाफ एफआईआर, जीरो एफआईआर तीव्रता से होनी चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। एफआईआर नहीं होता है तो क्या करेंगे, झूठा एफआईआर हो जाए तो क्या करेंगे, मैंने बताया 211 आपके लिए। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर में आप जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में। तो ये सब बातें आप जानिएगा, समझिएगा। महिला को पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता, वृद्ध को पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता। देखिए मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे भारत को बताइएगा कि इस लॉ को समझना कितना जरूरी है। लोगों को लॉ पता नहीं होता है और इस कारण वो प्रताड़ना के शिकार होते हैं, इस कारण वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते, इस कारण उनको पुलिस परेशान करती है, इस कारण उनको हो सकता है कोई और गुमराह कर दे। तो ऐसा न होने पाए आपके साथ, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बातों को सुनिएगा। मैं सहज सरल भाषा में आपको दंड प्रक्रिया की विधि बताना चाह रहा हूं और बता रहा हूं। यदि आपको कोई और सवाल है, मन में कोई और प्रश्न है, तो हमारे YouTube चैनल लॉ पाठशाला में आप जरूर लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको और क्या बताऊं। विद्यार्थी यदि मुझे सुन रहे हैं तो उनको सरलता समझ में आ रही होगी, दंड प्रक्रिया विधि कितनी सरल है, और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें लॉ के बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जो सर्वसाधारण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि लॉ पाठशाला में लगातार आप इन बातों को सुनते रहिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करिए, हमारे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के नाउ यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह हम हैं, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत लाभ मिलेगा, पूरा भारत लॉ पढ़ेगा, पूरा भारत बढ़ेगा। धन्यवाद।